मेलुकोटे में योग नरसिम्हा मंदिर से कुछ ही दूरी पर ही 22 जनवरी 2024 को चील घूमते हुए नजर आए। इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ जमीन पर कोई जानवर या इंसानी शव पड़ा हुआ है। इसीलिए अब जल्दी से सभी लोग उस जगह पर भाग कर गए। पास जाने पर अजीब सी स्मेल आने लगी और काफी सारी मक्खियां एक पर्टिकुलर जगह को घेर करके भिनभिनाती हुई नजर आ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां जमीन में कुछ तो दफन है। अब यही देखने के लिए सभी लोग जल्दी से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा ही जमीन खोदा ही था कि एक दुपट्टा दिखाई पड़ा और उसी भीड़ में खड़ा एक लोकेश नाम का व्यक्ति उसे देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि जमीन में दफन कोई और नहीं बल्कि लोकेश की पत्नी दीपिका ही थी। पर अब सवाल यह है कि आखिरकार एक टीचर को या फिर मैं ये कहूं कि एक इंस्टाग्राम रीलर को किसने और क्यों बेरहमी से मारकर वहां जमीन में दफन कर दिया था। मे बी उसका हस्बैंड या फिर कोई और। इसका जवाब तो हमें दीपिका की पास्ट लाइफ में जाने से ही मिलेगा। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। दरअसल यह कहानी शुरू होती है मांड्या मनकनहाली गांव में रह रही एक 28 साल के दीपिका से। शादीशुदा होने के साथ उसे एक 8 साल का बच्चा भी था। दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। वो दिखने में हीरोइन से कम नहीं थी और उसकी इसी लुक की वजह से सभी लोग उसकी रील्स और वीडियोस को देखना पसंद भी करते थे। दीपिका के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो एक टीचर थी और इसीलिए उसे मणिकनहाली से मांड्या जाना पड़ता था, जिसकी दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर थी। इसीलिए उसे सुबह स्कूल के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। घर से वो स्कूटी से बस स्टैंड को जाती थी और बस स्टैंड के पास में ही एक पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी को पार्क करके बस से आगे का सफर तय करती थी। यानी कि वो बस से ही आगे स्कूल जाया करती थी। ये उसका रोजाना का था। वो रोज आती और ऐसे ही जाती। ये ऐसे ही चलता जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से 20 जनवरी 2022 को दीपिका की बस मिस हो जाती है और इसीलिए अब वो स्कूटी से स्कूल जाने का फैसला करती है और वो स्कूटी से ही स्कूल चली जाती है। और ठीक दोपहर 1:30 बजे उसके पति लोकेश ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद बता रहा था। अब फिर कुछ और समय बीता। स्कूल से छुट्टी हो गई और काफी इंतजार करने पर भी दीपिका घर नहीं लौटी और इसीलिए लोकेश परेशान होकर के अपने जानने वाले कुछ स्टाफ को कॉल करके पूछता है, पर स्टाफ ने यही कहा कि वो तो आज 12 बजे ही स्कूल से जा चुकी थी। ये सुनकर लोकेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने अब अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनके यहाँ गई है या फिर दीपिका से उनकी बात भी हुई है। और अब लोकेश की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दीपिका लोकेश को बिना बताए कहीं चली जाए। इसीलिए अब तुरंत वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाकर के दीपिका की लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देता है। हालांकि पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और उसी शाम को दीपिका की स्कूटी मेलुकोटे में योग नरसिम्हा मंदिर के आसपास में ही मिल जाती है। लेकिन काफी छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को दीपिका के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और ऐसे ही आगे 2 दिन और बीत गए। लोकेश को अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले इस केस को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं है, नहीं तो स्कूटी मिलने के बाद भला दीपिका को वो लोग कैसे नहीं ढूंढ पाए। जिसके बाद लोकेश और कुछ लोग मिलकर के जहां पर स्कूटी मिली थी वहीं के आसपास के एरिया में कुछ सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो दीपिका तक पहुंच पाए। कि तभी उन्होंने देखा कि आसमान में काफी सारे चील घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और फिर जब जमीन को जल्दी से खोदना शुरू किया तो सबसे पहले एक कपड़ा दिखाई पड़ा और उस कपड़े को देखते ही लोकेश फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि ये वही कपड़ा था जो कि दीपिका ने आखिरी वक्त पर पहने हुए थे और वो घर से स्कूल की ओर निकली थी। पूरी खुदाई करने के बाद एक शव निकला, पर उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रही थी,
क्योंकि उसका चेहरा पहचानने लायक छोड़ा ही नहीं था। लेकिन लोकेश ने उसे पहचान लिया कि वो उसकी दीपिका ही है, क्योंकि उसने कपड़े को पहचान लिया था। फिर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी जल्दी वहां पहुंच जाती है। फिर दीपिका के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जैसा कि पुलिस वालों को यह उम्मीद नहीं थी कि लोग मिलकर के दीपिका को ढूंढेंगे और उसके शव को ही ढूंढ निकालेंगे, उसी तरीके से पुलिस वालों को यह भी उम्मीद नहीं थी कि यह खबर बहुत तेजी से वायरल होने वाला है। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर फैलना शुरू हो गई कि एक शिक्षिका के साथ ये सब हुआ है। फिर क्या था, ये खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने गंभीरता से इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दी, जिसके बाद पड़ोसियों के माध्यम से यानी कि दीपिका और लोकेश के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को ये बताया कि घटना से ठीक 15 दिन पहले ही इन दोनों में बहुत बड़ा विवाद हुआ था और दीपिका का शव भी पहले लोकेश को ही मिला था। और ये सारी कड़ी को जोड़ करके पुलिस वालों को अब पूरा शक उसके पति लोकेश पर ही होने लगा कि हो ना हो ये सारा खेल उसके पति लोकेश ने ही रचा है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ करके थाने लेकर के आते हैं। फिर उसे सवाल जवाब किया जाता है और उसी सवाल जवाब में जो वो खुलासा करता है वो सच में काफ़ी हैरत अंगेज होता है। पर जरूरी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम यहाँ पर रेगुलर वीडियो पोस्ट करते आ रहे हैं और आप सबको देखना भी पसंद आ रहा है, तो ठीक उसी तरीके से अब हम इस चैनल पर भी रेगुलर वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। और यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो क्राइम से हट करके होगा, कुछ अलग होगा, जो भी होगा वो काफ़ी आपको पसंद आने वाला है। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट में मैं पिन कर दूंगा और साथ में टाइटल में मैं मेंशन कर दे रहा हूं, तो आप उस पर क्लिक करके इस पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चल खैर, लोकेश ने पुलिस वालों को पहले तो ये बताया कि एक 22 वर्षीय नीतीश लड़के ने दीपिका को घटना वाले दिन कॉल किया। अब देखो नीतीश कौन है, आपको ये समझ तो आया नहीं होगा। तो नीतीश वो लड़का है जो कि दीपिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसके घर पे आना जाना उसका लगा ही रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। उसकी फोटो वीडियो देख करके आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि वो किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती थी। और इसी के चलते उसकी पोस्ट को, उसकी रील्स को बहुत सारे लोग लाइक भी करते थे, बहुत सारे लोग उसे फॉलो भी करना शुरू कर दिए थे। और उन्हीं फॉलोवर्स में एक होता है नीतीश। अब नीतीश ने बाकी लोगों की तरह सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था, बल्कि उसे रियल लाइफ में भी फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के थे। अब दोनों की दोस्ती पहले हुई और दोस्ती इतनी बढ़ने लगी कि नीतीश और दीपिका का दोनों के एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया और इसी तरीके से दोस्ती आगे बढ़ती चली गई। दीपिका नीतीश को अपना भाई मानती थी और नीतीश भी उसे बहन कहता था, लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि नीतीश सिर्फ एक भाई होने का दिखावा कर रहा था। और इसी तरीके से फिर 2 साल बीत गए और अब उसके रील्स एडिट करने के बहाने, उसकी हेल्प करने के बहाने उसे कॉल मैसेज लगातार करता और उसके घर पे भी आने जाने लगा था, जिसके चलते अब दीपिका के पति को यानी कि लोकेश को इस बात से काफ़ी चिढ़न तो होने लगी कि नीतीश उसकी पत्नी के कितने करीब आ चुका है और उसे हमेशा कॉल मैसेज करता है। दीपिका भी उसके घर जाती है, नीतीश भी उसके घर पे आता है। इन सब से वो काफ़ी परेशान होने लगा और साथ में गांव के लोग भी अब लोकेश को तरह तरह की उसकी पत्नी और नीतीश को लेकर के बातें सुनाने लगे। और अब इसीलिए लोकेश ने अपनी पत्नी से कहा, उस दिन लड़ाई झगड़ा भी हुआ और गुस्से में ही उसे कहा कि अब तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगी, ना उसका कॉल आना चाहिए, ना उसका मैसेज आना चाहिए, ना तुम उसके घर जाओगे, ना वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आएगा। हालांकि दीपिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उसने नीतीश से कह दिया कि अब हमारी दोस्ती यहीं पे ख़त्म होती है, ना तुम मुझे मैसेज करोगे और ना ही तुम मुझसे मिलने आओगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नीतीश सिर्फ भाई होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ और ख्याली पुलाव पकाता जा रहा था और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी थोड़ा उस पर संदेह हो गया कि हो ना हो सकता है कि नीतीश का भी इसमें हाथ हो। और इसी संदेह के चक्कर में पुलिस वाले अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता ये चलता है कि वो तो ना घर में मौजूद है और ना ही गांव में। और उसके बाद जब उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसका नंबर भी बंद आ रहा होता है। अब इन बातों से पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज़्यादा संदेह होने लगा, इसीलिए उन्होंने अब उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करना जारी रखा
और एक बार जब उसका नंबर ऑन हुआ तो उसका नंबर ट्रैक हो गया, तो पता चला कि वो तो विजयनगर में है। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे खोज के गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है। और जब उससे फिर पूछताछ करी जाती है कि तुम्ही ने दीपिका के साथ ये सब किया, तो उसने पुलिस वालों को जो भी कुछ बताया सच में उस सबको चौंका देता है। नीतीश ने पहले तो पुलिस वालों को ये बताना शुरू किया कि जब हम दोनों की बात होना बंद हो गई थी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और इसीलिए मैंने कॉल भी ट्राई नहीं किया, लेकिन जब मैंने कॉल लगाया तो उसका मोबाइल बज उठा और फिर मुझे लगा कि शायद उसके मन में भी कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए अभी तक उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया और मैं उसे बुलाने की कोशिश में लग गया। और ठीक 20 जनवरी को मैंने उसे कॉल किया। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैंने उसे कहा कि मेरा आज जन्मदिन है, क्या तुम मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दोगी? हालांकि दीपिका ने उसको जन्मदिन की बधाई भी दी, पर नीतीश ने कहा ऐसे नहीं, उसके लिए एक बार तुम मुझसे मिलो। फिर वो काफी जिद करने लगा। हालांकि दीपिका ने उसे मना भी किया था कि वो उसे मिलना नहीं चाहती है और वो फोन काट करके स्कूल के अंदर चले गए, जिसके बाद भी वो मोबाइल पर लगातार नीतीश उसे कॉल करता रहा, जिससे वो परेशान होकर के दीपिका अब नीतीश से मिलने के लिए स्कूल से निकल जाती है। समय दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। दीपिका उसके बताए हुए स्थान पर अब चली जाती है और वो दोनों तलहटी में बात करने लगे। अब दीपिका को नीतीश फोर्स करने लगा वो उसे मिले, पहले की तरह बात करें, पहले की तरह फ्रेंडशिप बनाए रखे। पर अब दीपिका जैसा कि नीतीश के बारे में जान चुकी थी कि उसके मन में उसको लेकर के क्या है, इसीलिए उसे मना कर देती है और इन्हीं बातों में अब दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। नीतीश बातों ही बातों में उसे पीटना भी शुरू कर देता है। हालांकि वहां पर जो पर्यटक मौजूद थे वो सब उसे देखना शुरू करते हैं, यहां तक कि एक व्यक्ति ने दूर से ही उनका वीडियो भी बना लिया। ये देखकर नीतीश सतर्क हो गया और रो रही दीपिका को पहले पुचकारने लगा, समझाने लगा और समझा बुझा करके अब उसे दूसरी जगह लेकर के चला गया और वहां उसे फिर से वही बात करने लगा, उसे फोर्स करने लगा, पहले की तरह तुम मेरे साथ बात करो, वो सब करो। लेकिन अब दीपिका ने कहा कि मेरे लिए मेरा पति, मेरा बच्चा ही सब कुछ है, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब इतना बोलने के बाद बेचारी दीपिका पीछे मुड़ करके आगे की ओर जाने लग जाती है कि तभी अचानक से पीछे से नीतीश ने उसका पहले तो शॉल खींच लिया और उसका उसी से गला घोटने लगा। दीपिका बेचारी वहीं पर गिर जाती है, थोड़ी बहुत उसे चोट लग जाती है। अब उसने जल्दी से पत्थर उठाया, यानी कि नीतीश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर। अब ये सब करने के बाद भी नीतीश का भी मन नहीं भरा था, तो उसके शॉल से पहले तो उसको ढक दिया और उसके गला को दबाने लगा और गला घोट करके उसकी जान ले ली। फिर उसने जल्दी से वहीं पर 2 फीट का तकरीबन गड्ढा खोदता है और दीपिका के शव को वहीं पे दफन कर देता है। अब जल्दी से नीतीश अपना स्मार्टफोन निकालता है और अपने पिता को एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता है। उस मैसेज में कुछ ऐसा था कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना, हो सके तो मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढना और उसकी शादी करवा देना, मैं शायद ही अब घर वापस लौट करके आऊँगा। इतना मैसेज वो ड्रॉप करके पहले अपने मोबाइल को बंद करता है और दीपिका के मोबाइल को स्विच ऑफ करता है और वहां से भाग जाता है। और ये सारी बातें खुद नीतीश ने पुलिस वालों को बताई थी। आगे तो आप भी जानते हैं कि लंबी कार्रवाई चलेगी, फिर जाके सजा होगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना को हुए तकरीबन 3-4 महीने हो गए और मुझे अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज वीडियो या फिर आर्टिकल नहीं मिला जहां पर यह मेंशन हो कि इस बंदे को क्या सजा हुई या नहीं हुई। बाकी अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में पता चले या फिर पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि उस बंदे को क्या सजा मिली है। बाकी मैं यही कहूंगा कि आप दोस्ती करो, चाहे दिल लगी करो, वट कुछ भी करो, लेकिन आपके दिमाग में बस इतनी सी बात होनी चाहिए कि आपकी जो सेफ्टी है उसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर आपको जरा सा भी कुछ भी खटकता है तो उस बात को लेकर के अपनी फैमिली में बारे में बताओ। नहीं बात कर सकते फैमिली को लेकर के तो आप अपने दोस्तों के साथ बताओ, लेकिन ये बातें शेयर करो, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं करते हो तभी ज़्यादातर लोग इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं। खैर दोस्तों, ज़्यादा कुछ क्या ही बोलूँ, बाकी उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।